आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। बीएसपी के ऑफिसर एसोसिएशन ओए के चुनाव में नरेंद्र कुमार पंचोर 5वीं बार अध्यक्ष चुने गए। लगातार 3 बार जीतने के बाद चौथी बार उनके खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ने मैदान में आया ही नहीं। इस बार वे फिर बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इस अवसर पर लोकतंत्र प्रहरी अखबार एवं न्यूज चैनल के प्रमुख संपादक एवं एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी अपनी टीम के साथ ओए दफ्तर में पहुंचकर अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर का स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान लोकतंत्र प्रहरी संवाददाता से बातचीत में उन्होंने इसे अफसरों के भरोसे की जीत बताया। बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर जी। नरेंद्र कुमार बंछोर जी का इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार बीएसपी के साथ साथ जो बीएसपी से जुड़ी खदानें हैं उनमें जो कार्यरत अधिकारी हैं उनके द्वारा नरेंद्र कुमार बंछोर जी के ऊपर भरोसा जताते हुए, विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें फिर से विजेता का खिताब दिलाया गया, क्योंकि इनकी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देखने को मिला कि नरेंद्र कुमार बंछोर जी जो महासचिव है परविंदर सिंह जी की जो कार्यप्रणाली है, उनकी व्यक्तिगत छवि है, ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अधिकारियों पर प्रभाव डालती है। भिलाई से लेकर के दिल्ली इस्पात मंत्रालय तक, इस्पात मंत्रियों से मिलने से लेकर के जो अधिकारियों से संबंधित जो भी समस्याएं रहती है, जो भी कार्य है, जो भी मुद्दे हैं, उनको उसको पूरी तरह से सुलझाने का प्रयास नरेंद्र कुमार बंछोर जी द्वारा किया जाता रहा परविंदर सिंह जी के साथ मिलकर के। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चूंकि इनके द्वारा चुनाव के पूर्व कुछ वादे भी किए गए थे अधिकारियों के कुछ लंबित मुद्दों को लेकर, तो किस तरह के वो मुद्दे हैं, आगे इनकी क्या कार्यप्रणाली है, हम जानने की कोशिश करते हैं नरेंद्र जी से। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। मुझे इस चुनाव में जो सहयोग मिला हमारे अधिकारियों की तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके मन में जो भी मुद्दे हैं और जो मुद्दे हमने चुनाव में डिस्कस भी किए उसको समाधान की ओर लाने के लिए पूरा प्रयास होगा। और जैसे कि पूर्व के कार्यकालों में हमारी टीम ने एक टीम भावना के साथ आगे बढ़कर काम किया और हर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया, और कोशिश यही रही कि हमारे अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। उस मुस्कान को हम लोगों ने कोशिश की और उसका परिणाम भी आया कि जो मुद्दे 2016-17 के दरमियान पेंडिंग दिखते थे, हमारी चुनावी लिस्ट में होते थे, वो हटते गए और धीरे धीरे करीब करीब वो मुद्दे सुलझ चुके हैं। कुछ मुद्दे जो चले आ रहे हैं उस समय से, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि इस कार्यकाल में ये मुद्दे भी इसका हल हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला प्रयास रहेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हमारे सामने अगला चौथा पीआरसी बैठना है, पे रिवीजन कमेटी, और हमारा 1/1/27 से नया पे रिवीजन होना है। तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पे रिवीजन समय पर हो और सरकार इसके लिए आदेश भी समय पर निकाले और 1/1/27 से जो भी पे रिवीजन के बेनिफिट्स हैं वो हमारे अधिकारियों को मिले, और जो चीज़ें उस समय छूट गई, जो तीसरे पीआरसी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो हमको मिलेगा, उसका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण अलाउंस है, हार्डशिप अलाउंस। ये अलाउंस अभी सिर्फ कोल इंडिया में अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए और ओएनजीसी में ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए दिया जाता है। हार्डशिप अलाउंस सेल में मिलना चाहिए, क्योंकि सेल में जो प्लांट के अंदर जो ऑपरेशन है उसमें जिस तरीके की एक माहौल में हम काम करते हैं, एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और एक जो हार्डर एरिया हम लोग कहते हैं, हॉट शॉप कहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में इस पर मुद्दे पर चर्चा भी की है, सचिव स्तर पर चर्चा हुई है, और उन्होंने भी कहा कि आने वाले पीआरसी में हम लोग इसको अपनी तरफ से, डीपी की तरफ से भी इसमें इनपुट देंगे, और जितने भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, पावर प्लांट जो हमारे पावर जनरेशन है, और स्टील उद्योग हैं, ये सबको इसमें जोड़ने का प्रयास हम लोग सेफी की तरफ से, एनसीओ की तरफ से करेंगे। वर्तमान में मेरे पास सेफी का भी दायित्व, मैं वर्तमान में सेफी का चेयरमैन हूँ, और साथ ही साथ मैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर एसोसिएशन का भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो ये जिम्मेदारियाँ मेरे पास पहले से हैं, तो इसका निर्वहन, क्योंकि अब मुझे जिस मैंडेट के साथ भिलाई के अधिकारियों ने चुना है, पुनः चुना है, तो मैं प्रयास करूँगा कि इसमें और गति लाया जाए, और इन मुद्दों को समय पर हल करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो दूसरा मुद्दा बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी समय से हल हुआ जिसका, लेकिन पुनः वो अभी रुका गया है, तो वो है EPS 95 हायर पेंशन। EPS 95 हायर पेंशन पर
हम लोग ने लड़ाई 2017 से चालू की थी और 2017 से इसके लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। हम लोग सेफी की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में गए, वहाँ केस जीते। फिर हम लोग एनसीओए के उसमें मेंबर बने और मेंबर बनने के साथ साथ एनसीओए और एनसीआर ऐसी संस्थाओं में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और ये केस जीता भी और इसका परिणाम नवंबर 2022 में आया। उसके साथ साथ फिर ईपीओ से चर्चा कर उसके लिए जॉइंट ऑप्शन का भरना, मैनेजमेंट का पूरा सहयोग करना और सहयोग होने के बाद सभी लोगों ने जॉइंट ऑप्शन भरा। भिलाई में लगभग 16,000 लोगों ने EPS 95 हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन भरा। करीब 550 केसेस में पैसा कट भी गया था CPF से उनका और ट्रस्ट से चला गया था पैसा उनके EPS 95 हायर पेंशन के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि EPFO ने सभी जॉइंट ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए और आज भिलाई में चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो उनको EPS 95 हायर पेंशन की जो पेंशन मिलनी थी उससे वंचित किया हुआ है। तो हमारा प्रयास दोनों तरफ से जारी है। हमारी टीम ने सेपी की टीम ने 21 अगस्त को श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात करने के बाद हम लोग EPFO के जो हेड हैं CPFC श्री रमेश कृष्ण मूर्ति जी, 2 एडिशनल CPFC पहले श्रीमती अपाराजिता जग्गी और श्री चंद्रमौली जी, इनसे एक साथ मीटिंग हुई और हम लोग ने अपनी बातें रखी और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास थे एक डोजर के फॉर्म में हमने प्रस्तुत किए कि सेल में अलग अलग जगह अलग अलग पेंशन का लाभ मिल रहा है। आज की तारीख में भिलाई, दुर्गापुर और बर्नपुर 3 जगह स्टील प्लांट, कॉर्पोरेट ऑफिस, CMO आदि में EPS 95 से हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को वंचित किया है। बल्कि वहीं राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, रांची के जितने यूनिट्स हैं वहाँ इसका एक 95 हायर पेंशन का लाभ मिल रहा था। ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है कि उसमें जिस भी तरीके से EPS 95 के हायर पेंशन के लिए EPFO द्वारा हमारे फॉर्म रिजेक्ट किए गए, इससे ट्रस्ट रूल की एक लाइन के कारण उसको बदला जाए और जो ऑलरेडी EPFO का एक टैगलाइन है 10 नंबर रूल जो कहता है कि जो भी कार्मिकों के हितों के लिए होगा उसको समय समय पर बदला जाए। तो हम लोगों ने सरकार से इसके लिए आह्वान किया है कि जो भी ट्रस्ट रूल के कारण केसेस को रोका गया, जॉइंट ऑप्शन को रोका गया और उनको हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी को इसके लिए पात्र माना जाए। और साथ ही साथ हम लोग ने CPF ट्रस्ट से मैनेजमेंट से अनुरोध किया तो CPF ट्रस्ट भी बिलासपुर हाई कोर्ट में है और उम्मीद है कि वहाँ भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा। तो हर तरीके से हमारा प्रयास जारी इसको चालू करने के लिए। HRA के लिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए काफ़ी चर्चाएँ प्रबंधन से, मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय से हो चुकी हैं। उम्मीद है कि इसी वर्ष इस पर भी फैसला आ जाएगा, एक पॉलिसी सबके लिए होगी और HRA कुछ नियमों के साथ चालू होगा। ये मैं आपको, हमारे अधिकारियों को मैंने आश्वस्त किया है। साथ ही साथ एक पुराना केस था 2% इंक्रीमेंटल PRP का, उस पर हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। DP में जो अधिकारी हैं सेक्रेटरी स्तर के, उनसे इस पर चर्चा हो चुकी है और इस्पात मंत्रालय को पहले ही संज्ञान में लिया हुआ था। तो ये इशू है जो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी उसका निदान हो। और बाकी जो मुद्दे हैं टाउनशिप से मेडिकल के, उस पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। कुछ अपना हम लोग ने प्रयास भी किया है कि हमारे जितने हमारे संसाधन हैं, जितने हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, उसका सही उपयोग हो और हमारे क्वार्टरों का सही उपयोग हो। उसके लिए हम लोग ने कुछ लाइसेंस स्कीम की भी मांग की है कि हमारे अधिकारियों को, कार्मिकों को जो मकान हमारे उपयोग में नहीं है, भविष्य में उपयोग में नहीं रहेंगे, उनको लाइसेंस पर दिया जाए ताकि जो लोगों ने 30-35 साल की सेवा की इस संयंत्र में, उनको रहने के लिए आवास मिल सके और इस जो प्रॉपर्टी है जिसमें अवैध कब्जे बढ़ जाते हैं उसको रोका जा सके। तो ये हमारा एक मिला जुला प्रयास रहेगा। तो इस कार्यकाल में मुख्य तो जो मैंने कहा कि हमारे पेयजन है जो आने वाले समय में उसकी तैयारी, उसमें जो जो चीज़ें नहीं थी उसको देने का प्रयास, महारत्ना स्तर पर जो भी बेस्ट होगा उसके लिए प्रयास। साथ ही साथ हम लोग का ये भी अपने अधिकारियों कर्मचारियों से आह्वान भी किया कि इस साल का प्रॉफिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में प्रॉफिट अच्छा रहेगा तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलता भी है। तो हम लोग का एक प्रयास है कि अच्छा प्रॉफिट रहेगा तो अफोर्डेबिलिटी क्लास सरकार कैसा भी बनाए हम उसका आगे निकल पाएंगे और पूरा बेनिफिट हम लोग ले पाएंगे। खदानों में हम लोग ने विशेष स्तर पर खदान के अधिकारियों के लिए भिलाई में आवास के लिए पहले भी चालू किए थे उनको मकान अलॉट करना। उसमें हम लोगों ने कहा कि उसमें नियमों में शिथिल करके जो मकान हमारे BSP के अधिकारियों को मिलते हैं उसके एड पर मकान इनको दिए जाए, हमारे अधिकारियों को दिए जाए, वो प्रयास किया हुआ है। साथ ही साथ चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए, सेल मेडिक्लेम में विस्तार के लिए प्रयास रहते हैं। कुछ
यूनिट से जहाँ हमारे डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बाहर से आते हैं, हम लोग का प्रयास है कि कोई बड़े हॉस्पिटल से टाई अप करके जितने स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे हमको सुविधाएं यहीं पे मिले और रिफ़र कम से कम हो, हमारे हॉस्पिटल में जो इलाज है वहीं जो बिल्डिंग है उसका पूरा उपयोग हो पाए और उससे हमारे कर्मचारियों का, रिटायर्ड कर्मचारियों का परेशानी कम होगी कि जब वो रेफर होते हैं तो पूरा परिवार को बाहर शिफ्ट करना पड़ता है। तो आज की तारीख में हमारे पास अच्छी बिल्डिंग है, अगर अच्छा टाई अप होता है तो हमारे लिए वो सुविधाएँ होंगी। तो इस तरीके से हमारा जो पिछले कार्यकाल थे उसके अनुभवों के आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा कर पाएँ और हमारी जो हमारे साथ जो मेंबर्स हैं वो भी चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, व्यवस्था बदले। ओए में भी हम लोग ने लोकल लेवल पे काफ़ी प्रयास चालू किए थे, तो हमारा एक गेस्ट हाउस अभी हम लोग ने 32 बंगले में आवंटित किया है, 10 नंबर बंगला, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो गेस्ट हाउस रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ सेक्टर 10 में हम लोग ने श्री स्वामी विवेकानंद जनसेवा केंद्र की हमारी स्थापना हो रही है। वहाँ तो जितना जल्दी केंद्र चालू होगा उसमें भी हमारे अधिकारियों के लिए मेडिकल कैंप्स और बाकी सुविधाएं रहेंगी। फिजियोथेरेपी सेंटर सबसे पहला हमारी प्राथमिकता वो चालू होगा शीघ्र। उसके साथ साथ हम लोग बीच बीच में कैंप्स वगैरह करेंगे, तो अपने स्तर पर भी हम लोग कुछ सुविधाएं ओए के माध्यम से देना चाहेंगे और जो भी समस्याएं समय के साथ आएंगे उसका निदान करने का पूरा प्रयास हमारी टीम करेगी। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे अधिकारियों के जितने भी मुद्दे इस चुनाव में डिस्कस हुए और सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि प्लांट के अंदर कैंटीन की सुविधा और अच्छी की जाए। आज की तारीख में लोग अच्छी कैंटीन चाहते हैं, उनका यह नहीं रहता कि कम कीमत पर मिले, उनका रहता है कि कीमत कुछ भी हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो और समय के हिसाब से मिले। ABC नाइट शिफ्ट में उनको जो भी सुविधाएं वो मिले और पिछले कार्यकाल में 10 सुलभ शौचालय के सिपी का ओए का प्रयास था और उसको चाहते हैं कि उसको और आगे बढ़ाया जाए। बाकी जगह भी वो उसको पहले तो जो चालू बने हैं उनको शीघ्र चालू किया जाए और बाकी जहाँ भी बिल्डिंग्स हैं उनको रिनोवेट किया जाए। जिस बिल्डिंग्स में हमारे शिफ्ट रूम्स हैं उनमें फर्नीचर आदि बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि अगर अधिकारी अच्छी जगह रहेंगे, अच्छी जगह बैठेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा, तो इस कंपनी की तरक्की में उनका बहुत अहम योगदान होगा। तो उस इन्वायरमेंट को जहाँ वो ऑफिस में बैठते हैं उसको हमेशा अच्छा बनाना, साथ ही साथ उनके जो घर हैं उनकी सुविधा भी टाउनशिप में अच्छी करनी है। घरों का मेंटेनेंस जो बाकी जगह होता है उस लेवल पे हमको लाना होगा। तो इस तरीके के प्रयास अंदर और बाहर प्लांट के बहुत ज़रूरी हैं। तो हम लोग हर मुकाम पे काम करेंगे और जो नई टीम आई है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि लोगों का अलग अलग हमारे जोन्स में जिम्मेदारियां दी जाएं और सुरक्षा पर्यावरण एक हमारा संकल्प है। हम ओए में शुरू से ही उस पर प्राथमिकता देते हैं, तो ताकि प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर सुरक्षा के जो भी नियम हैं उनका पालन हो और दुर्घटना से सब बचे रहें, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। और पर्यावरण को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर प्रयास करना है, कार्बन एमिशन कम करना है, उसके लिए हमको अपनी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है उस पर हमको भी कार्य आगे करना है। अपने जितने भी हमारे नए इंजीनियर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हम लोग करके उन्हीं के माध्यम से जो सुझाव आएंगे प्लांट की प्रगति के लिए उस पर भी हम काम करेंगे। कुल मिलाकर कि हर शक्ति, मानव शक्ति के साथ साथ हमारे जितने भी हमारे संसाधन है उसका सही उचित दोहन हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसी आशा के साथ कि जो उम्मीदें हमारे अधिकारियों ने हमसे बांधी हैं उसके लिए हम लोग हमेशा हर स्तर पर प्रयास करेंगे। सर दूसरी चीज़ एक यहाँ पे एक ये आती, चूँकि आपके पैनल में सर जो महासचिव पद के प्रत्याशी थे वो उनकी हार सर किन्हीं कारणों से हो गई। अंकुर मिश्रा जी अभी नए महासचिव बने हैं जो पूर्व में कोषाध्यक्ष थे, तो सर उनकी हार के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, हार जीत तो हर जगह होती है और मेरे तो ऐसा था कि दोनों मेरे लेफ्ट और राइट थे। अगर मैं अंकुर को कहूँ तो अंकुर पिछले 10 वर्षों से मेरे साथ मेरी कमेटी में कोषाध्यक्ष है। तुषार पहले जेडआर था, बाद में वाइस प्रेसिडेंट था। तो ये तो एक आप देखे होंगे किसी भी पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन उस तरह का होता है। जो भी लोग मेहनत करते हैं और जहाँ जनता चुनती है तो जनता का फैसला सर्वमान्य होता है और उसमें मैं कोई कारण नहीं ढूंढ पाता और न ढूंढने का प्रयास करता हूँ। हमारा ये रहता है कि जो हमारे अधिकारियों के बीच में मतदान हुआ और जो उन्होंने निर्णय लिया उस पर हम लोग उस पर आगे चलना है और टीम में हमारे जितने मेंबर्स हैं उनके उनसे बेस्ट के हम अपनी टीम ले सकते हैं वो प्रयास करते रहना है। पीछे जो चुनाव उस पर हम लोग कभी चर्चा नहीं करते। सर दूसरा सवाल है कि यहाँ पे क्या था, चूँकि बीएसपी ओए के इतिहास में सर ऐसा पहली बार देखने को मिला कि आप निरंतर जीतते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से सर,
तो सर आखिर क्या वजह है कि आपकी जीत सुनिश्चित रहती पूर्व से भी? हालांकि आपके द्वारा जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपकी छवि और कार्यप्रणाली को देखते हुए आपको विजेता का खिताब अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। तो सर जो आपके प्रतिद्वंदी थे कलमी जी, जो आप खड़े थे चुनाव में, उनके द्वारा सर कुछ वादे किए गए थे चुनाव के पूर्व कि मैं अधिकारियों को लिए इतना लाख दिया जाएगा, ये सुविधाएं होंगी। सर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वादे हमेशा लोग करते हैं चुनाव में। हम लोग इस चीज़ को मानते हैं जो वादे धरातल पे हो पाए वही वादे करने भी चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सरकार के नियम हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं सुविधाओं को लेकर, उसमें बढ़ोतरी हो। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग शायद चुनाव के वादों में नहीं रखते, उस पर कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि जो कर के नियम है उस पर हम लोग काम करेंगे कि जो हमारे सीपीएफ के इंटरेस्ट पर टैक्स का नियम आया उसको हम लोग और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, एचपक्स को कम करने का प्रयास। तो इस तरह के वादे हम जरूर करेंगे जो हम सरकार से आग्रह कर उन पे हमारे अधिकारियों को छूट दिला पाएँ। और ये जो आपने कहा कि चुनावी वादे थे, उसमें लगभग सभी के वादे, काफ़ी वादे सेम भी थे। हम लोग वही वादे कर सकते हैं जो सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के नियमों के तहत दिए जा सकते हैं। अधिकारियों के लिए एक नियम बनाए गए हैं, इवन कर्मचारियों के लिए भी नियम है। सरकार कोई भी चीज़ें बाहर जाकर नहीं दे सकती, तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जो नियम कानून के तहत मिल सकते हैं वो वादे हम करें, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सेल पेंशन स्कीम में डीपी की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को हर महीने जो पैसा मिलता है, अभी 3% है, उसको 9% का प्रयास हमारा जारी है और उस पर चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक वो पास भी हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने जब पेंशन स्कीम घोषित की थी उसमें विपरीत परिस्थितियाँ थी, तो उस कारण उन्होंने उसमें कोई क्लॉजेज लगा दिए थे, और क्लॉजेज के कारण पेंशन स्कीम में आपको हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को 3% ही मिलता है हर महीने। बाकी जब प्रॉफिट आता है उसके बाद मिलता है। तो हम लोग इस प्रयास में है कि उसके अंदर जो फार्मूला है उसको बदला जाए और एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो डीपी के गाइडलाइंस के अनुरूप, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो पिछले समय में हम लोग पेंडिंग समझते हैं कि कुछ कारणों से हम नहीं कर पाए, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि HRA एक ऐसा इशू है जिस पर लोगों को एक अनोमली लगती है, और सच्चाई भी है कि एक आदेश सेल मैनेजमेंट द्वारा आता है 2013 में, अप्रैल का महीना तो मुझे याद है, कि HRA बंद किया जाता है इमीडिएटली। आज से अब जो मकान लेंगे उनको HRA नहीं मिलेगा। तो ये आदेश जिस तरीके से निकला उसका आज भी हम विरोध करते हैं, और हम लोग ने अपनी बातें प्रधानमंत्री कार्यालय तक दर्ज कराई हैं कि ये अन्याय हुआ है। HRA की एक पॉलिसी होनी चाहिए, पूरे कंपनी में एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। और इस बात को हम मानते हैं कि अगर कंपनी के पास मकान है और मकान अच्छी कंडीशन में, तब आप HRA ना दें। लेकिन अगर आपके मकान मेंटेनेंस नहीं कर सकते, हम एक लेवल तक उनकी आयु हो चुकी, मकान 50 साल से ज़्यादा के पुराने मकान है, और आज की जनरेशन में हमारे जो नए युवा, चाहे इंजीनियर्स हों चाहे SOT हों, अच्छे मकान चाहते हैं। वो उनको लगता है कि जो फैसिलिटी एट पार हो, तो अगर हम नहीं नए मकान बना रहे तो हम HRA के लिए कम से कम उनको HRA दें, और जो पुराने मकान उनको बाहर गिरा दें। उसको काउंटिंग में दिखा कर बार बार HRA को रोकना ठीक नहीं है। तो ये हम लोग ने प्रबंधन से बात किया, इस बात मंत्रालय से भी कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कहा कि अच्छे मकान हो तभी आप HRA रोकिए, अदरवाइज HRA आप, इस पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। सर जैसे कि अभी कुछ माह पूर्व तक ये देखने को मिलता था कि जब से वो श्री के यादव जी यहाँ पे प्रबंधक, महाप्रबंधक, जिनके नेतृत्व में तोड़फोड़ की कार्रवाई उसे लेकर के BSP की रिक्त भूमि में जिनके द्वारा कब्जा किया, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाती रही है सर। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से जिन जिन स्थानों से कब्जा हटाया गया, मैं उतई की बात करूँ, चाहे नेवई की, मरोदा की, पूरी तरह से सर एक प्रकार से अवैध निर्माण सर BSP की भूमि में फिर शुरू हो चुका। चूँकि आपके द्वारा और परविंदर सिंह जी के द्वारा लगातार BSP की कार्रवाई का समर्थन किया जाता है, मौके पे अभी आप लगातार पहुंचे, लेकिन सर कार्रवाई बंद होने का खामियाजा ये देखने को मिल रहा है कि जो मकान के दलाल है वो सक्रिय हो चुके हैं, अतिक्रमण बढ़ रहा है। सर इस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? हम लोग उसको अपने स्तर पर हम लोग और सर्वे करेंगे। ये सच्चाई है कि कार्रवाइयाँ काफ़ी समय से रुकी हुई हैं, लेकिन मैं और मेरे साथी परविंदर सिंह ने जो पिछले कार्यकालों से पहले के कार्यकालों में हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो भी टाउनशिप के जितने भी इस तरह के इशू हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, हमारे अधिकारियों को कहीं ना कहीं क्षति होने की संभावना रहती है, हमारी टीम पहले पहुँच जाती थी। वो आज भी हम उस लाइन पे हैं, उसी लाइन में काम कर रहे हैं। और हम लोग ये BSP प्रबंधन से अनुरोध करेंगे कि जहाँ पर अवैध कब्जे हैं उनको तोड़ा जाए, उसके लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन लिए जाए, और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सरकार उसमें सहयोग करे। सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। यहाँ प्रशासनिक स्तर पर
हमको पुलिस का सहयोग, हमारे लिए जो ऑब्जर्वर आते हैं, जो IAS मतलब कलेक्टर लेवल से डिसाइड किया जाता है, जो उनका रहना वजूद रहता है, तो एक मजिस्ट्रेट के बिना कार्रवाई नहीं कर सकते हम लोग आज की तारीख में। तो मजिस्ट्रेट का और हमारे यहाँ जो पुलिस के स्तर पर हमको जो एक सहयोग मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट से, वो सहयोग के लिए हम आग्रह करेंगे। हम लोग आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से भी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि यह संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है। यह जो संस्थान है राष्ट्र का संस्थान है, और इस पर जो भी कब्जे हो रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति है। तो उस क्षति को रोकने के लिए हम लोग को एकजुट होना है, और हम लोग की जिम्मेदारी भी है, ओए में है तब भी एक सामान्य अधिकारी रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह के अवैध कार्य को रोका जाए। और अवैध जिस तरीके के कब्जे होते हैं ये हमेशा आने वाले समय में नुकसान भी करते हैं। हमारे नए प्रोजेक्ट्स उसके कारण नहीं आ पाते, कई संसाधनों का वहाँ पर परेशानियाँ होती हैं, बिजली की चोरी होती है। तो ये रोकना तो हम सबकी जिम्मेदारी है, और इस पर हम लोग आगे अगर पिछले कुछ समय से कार्य रोका है तो इसके लिए प्रयास करें। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि सर ये देखने को आ रहा है पिछले कई वर्षों से कि जो पूर्व में सर यहाँ पे अधिकारी पदस्थ रहे, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे जो जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में किसी पदों पर नहीं है, उनके द्वारा सर सेक्टर 9 के जो बड़े बंगले, BSP के 32 बंगले में भी कई सर जनप्रतिनिधि जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनके द्वारा सर उन मकानों को खाली नहीं किया जाता है सर, क्योंकि लगातार कई वर्षों से उनके द्वारा ना वो किसी पद में है ना किसी अधिकार में है, लेकिन BSP सर ऐसे लोगों से मकान क्यों नहीं खाली कराती सर? ये आपका सवाल सही है कि इस तरह के मकान जिसमें आदरणीय, माननीय, सम्मानीय लोग रहते हैं, मैं इनको आज भी इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनका एक स्तर है। उनको सरकार ने जब यहाँ पोस्ट किया तो उनको मकान दिए गए थे, लेकिन पोस्टिंग जब बदलती है उसके बाद भी वो किन्हीं कारणों से मकान भिलाई में रखना चाहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं चूक हमारी तरफ से भी हुई है, और नोटिस जिस तरह से जारी होने थे नहीं हुए, और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस बात से अवगत कराने का प्रयास हमने किया, OA के माध्यम से भी किया। मैंने खुद अपने फेडरेशन की तरफ से पत्र प्रधानमंत्री को 2 बार लिखा है, और दूसरी बार जब दिया तो पूरी लिस्ट के साथ दिया कि जो सूची हमारे पास अवेलेबल थी उस हमने पूरी सूची वहाँ सौंपी है। और हम लोग को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसको संज्ञान मिलेगा, राज्य सरकार भी इसको संज्ञान मिलेगी कि इस तरह से हम जो शिक्षित वर्ग है वो एक ऐसा एग्जाम्पल समाज में ना दे कि हम खुद कब्जे करें, हम दूसरे कब्जे खाली कराने की बात करें। आप देखेंगे अगर उस लेवल के लोग अगर हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, उनकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, उनका अपने इन शब्दों को जहाँ वो कार्यरत होंगे वहाँ खुद वो अपने क्षेत्र में अवैध कब्जे हटाते होंगे। तो ये मैं इनको अवैध नहीं मानता, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके सारा ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। और हम लोग आज ये भी मानते हैं कि जो भिलाई में पदस्थ अधिकारी हैं, IAS लेवल के, हमारे IPS लेवल के, उसके सब नीचे भी हमारे जो DSP लेवल के, एडिशनल SDM लेवल के अधिकारी हैं, उनको मकान देने चाहिए, BSP दे, क्योंकि वो हमारी सेवा में रहते हैं। लेकिन जो लोग ट्रांसफ़र होते हैं उनको स्वयं आकर मकान खाली करना चाहिए। और हम लोग का ये मानना है कि आज हम लोग ने जिस तरीके से पिछले 1 साल में इसको चेस किया है, हम लोग ने इस्पात मंत्रालय, इस्पात सचिव को इसकी जानकारी दी है, पूरी लिस्ट के साथ दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोग पिछले 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस साल कुछ न कुछ निर्णय ऐसा आएगा जिसमें हमारे माननीय, सम्मानीय हैं वो जो यहाँ पोस्टेड वो हैं, बाकी मकान खाली करें, ताकि हमारे BSP के अधिकारियों को आवासों की असुविधा ना हो, उनको बड़े मकान अलॉट हो पाए। तो हम लोग का ये प्रयास है, और इस पर मुझे लगता है हम कायम रहे। इस बार हम इस कार्यकाल में ये कार्य हम करा लेंगे, मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह जी और जो उनके अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार बंछोर जी की, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लगातार BSP अधिकारियों के हितों में, कर्मचारियों के हितों में लगातार कार्य किया जाता है। किन्हीं कारणों से परविंदर सिंह जी द्वारा इस वर्ष 2025-2027 के चुनाव में नहीं खड़े हुए, तो परविंदर सिंह जी और नरेंद्र जी लगातार विभिन्न खेल संगठनों से, BSP के खेल संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, जिसका लाभ भी खिलाड़ियों को मिलते आया। तो सर से आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में इनकी क्या रूपरेखा होगी, क्योंकि सर आप BSP ऑफिसर्स एसोसिएशन के सर महासचिव हैं, तो सर आने वाले समय में किस तरह की कार्यप्रणाली होगी जिसका लाभ अधिकारियों कर्मचारियों को मिल सके? दुबे जी, मैं पहले तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो 25-27 का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए मेरे पास समय कम था। 2 साल का मेरा टेन्योर नहीं था, 2 साल होने के चाहिए उसमें, तभी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। बीच में बहुत सारे लोगों का सलाह भी था कि एक काम करिए, आप 2-3 महीना 4 महीना पहले इलेक्शन करा लीजिए,
लेकिन मेरा और बंचो जी का एक चीज़ का हमेशा रहा है कि आप नियम कायदों को हमेशा साथ में लेके चलिए, विश्वास रखिए, अपने नियम कायदे इंटैक्ट रहेंगे तो संस्था लंबे समय तक अच्छे स्तर पे परफॉर्म करती रहेगी। ये पहला रीज़न, पहले आपका प्रश्न का उत्तर कि आपने कंटेस्ट क्यों नहीं किया, उसका रीज़न ये था। दूसरी चीज़ है कि वर्तमान जो अभी 25-27 की कमेटी रहेगी उसमें हमारे एसोसिएशन में एक प्रावधान है कि वर्तमान जो कमेटी रहेगी उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रहूँगा मैं। मेरा रिटायरमेंट अप्रैल 27 में है, तो बंचो जी के साथ में, नई टीम के साथ में मैं काम करते रहूँगा। आपके यहाँ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तीसरी चीज़ आपने पूछी कि भविष्य में ओए की संभावनाएं क्या है और क्या और बेहतर हो सकता है ओए के लिए। तो जैसे बंचो जी ने मतलब अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में भी कहा कि 1/1/2027 को 4th पे रिवीजन ड्यू है, चौथा वेतनमान ड्यू है, और चौथे वेतनमान के लिए हम लोगों ने रिसेंटली बंचो जी एनसीओए के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एनसीओए 220 पीएसयू का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को जिसको सर लीड कर रहा है। हमारे पास अच्छी लीडरशिप है। निश्चित रूप से जो पिछली बार विभिन्न कारणों से जो पे रिवीजन डिले हुआ था, 3 साल का एफोर्डेबिलिटी क्लॉज था जो एक बड़ा हडल बना था, तो इस साल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में अभी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है ये बहुत क्रूशल है चौथे वेतनमान के लिए, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। वो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आएगी तो जितने बेनिफिट्स अधिकारियों को बंचो जी के नेतृत्व में अभी पिछले 10 साल से मिले हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी वो सुनिश्चित होंगे। और जो पिछले पे वेतनमान में चीज़ें छूट गई थी, हार्डशिप अलाउंस छूट गया था और कुछ बेनिफिट्स थे जो छूट गए थे, उसमें शामिल नहीं कर पाए। इसी को ध्यान में रख के रिसेंटली डीपी को मार्च 2025 में एक पत्र दिया गया है कि ताकि जितने इश्यूज हैं इसको कंसीडर करने के लिए जब वेतनमान 4th पे रिवीजन कंस्टिट्यूट होगी कमेटी, उसमें ये सारी चीज़ों का समावेश किया जा सके। बंचो जी ने मतलब मार्च में ये लेटर डीपी को दिया है, तो बहुत पहले से तैयारी चालू की है। जो पिछली चीज़ें छुट्टी हैं उसको उसमें समाहित करेंगे। संयंत्र में आप विभिन्न खेल पदों में, खेल संघों में भी वरिष्ठ पद पे हैं, आप बंचोर सर जी हैं, तो सर यहाँ के खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने, चूँकि आपके और बंचोर सर के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है, विभिन्न प्रतियोगिताएं भी बीच में आप लोगों द्वारा कराई गई थी, लेकिन सर उसका किस तरह का प्रतिसाद देखने को मिलता है, चूँकि कई खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं कि और सिर्फ भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी सर उस ऐसे प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कि अन्य बच्चे भी सर जो इच्छुक हों? दुबे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अभी कहा कि बंचोर जी और मैं बहुत सारी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स से जुड़े इसका कारण है कि मैं खुद एक बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ, बंचोर जी हॉकी प्लेयर रहे हैं। वो संवेदना खिलाड़ियों के लिए है, जो दर्द महसूस होता है व्यवस्था को देख के, उनके लिए कुछ करने के लिए जो प्रेरित होते हैं, तो अंदर का जो खिलाड़ी है वो जगता है। वो खिलाड़ी फोर्स करता है कि आज अच्छी परिस्थिति में है, हमारे पास लीडरशिप अच्छी है बंचोर जी की। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में स्पोर्ट्स में जुड़े रहे हम लोग। स्पोर्ट्स में बोलने से बास्केटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गया, नेटबॉल है, चेस से सर चेस के प्रेसिडेंट हैं, चेस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो विश्वास हमारा यही है कि आज हम एक स्थिति में, एक पद हमारे पास है, उस पद पे रहते हुए जितना कंट्रीब्यूशन खेल को दे सकें, समाज को दे सकें, उतना प्रयास हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ एक कहना चाहूँगा मैं कि खिलाड़ियों का जो भिलाई में पहले बोलना चाहिए सेव होता था, जो उपस्थिति होती थी, वर्तमान परिवेश में वो सारी चीज़ें बदली हैं, सराउंडिंग बदला है। खेल के पहले प्लेयर्स को डायरेक्टली नौकरी मिल जाती थी पब्लिक सेक्टर्स में, अभी वो चीज़ की कमी महसूस हुई है। सर ने बीच में अपना टॉप लेवल में कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बात किया था कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि आपके पास अच्छे खिलाड़ी रिटेन हों, वो अपनी सेवाएं दे सकें। तो उस चीज़ के लिए रिसेंट बंचो जी ने बात की है दिल्ली में भी, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस पे डिस्कशन चल रहा है कि वर्तमान में जो खिलाड़ी आए, खिलाड़ी भिलाई स्टील प्लांट के साथ रहें और सराउंडिंग जो भिलाई स्टील प्लांट की जो सराउंडिंग है वो ग्रो करे। तो ये बहुत अच्छा मतलब अपने थॉट प्रोसेस है बंचोर जी का कि भविष्य में भिलाई को सिर्फ ऑफिसर एसोसिएशन के नाम से ना जाने, ऑफिसर एसोसिएशन ग्रेटर ओए के जो कॉन्सेप्ट में काम किया पिछले 5-7 साल में, उसके नाम से जाना चाहिए कि आपके साथ यूनियन से जुड़े लोग हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव जुड़े हुए हैं, विभिन्न समाज से जुड़े हुए हैं। और ये मैं बोलने में कोई संकोच नहीं है, इसका जो मेजर जो बड़ा क्रेडिट है श्री नरेंद्र कुमार बंचो जी को जाता है। तो उनकी सोच अच्छी है, सकारात्मक सोच है,
और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक सोच एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी आपको देखने को मिलेगी भविष्य में। मैं उनके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि वर्तमान जो चुन के जो टीम आई है उसको डेफिनेटली, जैसा मैंने उनके साथ में काम किया, मैं तो अभी अप्रैल 27 तक हूँ ही, और जो भी वो जिम्मेदारी देंगे नई टीम के साथ काम करने का जो मौका है वो डेफिनेटली मैं उनको सपोर्ट करूँगा। और वैसा सपोर्ट करूँगा कि आने वाले जो 17-18 महीने 20 महीने मेरे पास हैं, ओए को हम लोग जिस लेवल पे लेके गए हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए भविष्य में जो टीमें आएंगी, ओए की जो एसोसिएशंस आएंगे, लोग चुन के आएंगे, उनके लिए एक चैलेंज रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से जुड़ें, आप समय दें ओए में। सर का जो था काम करने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे दर्द लेने वाली जगह है। अगर दर्द तब ले पाओगे जब आप अपने स्वार्थ से हट के आप काम कर पाओगे। सर ने ना तो कभी अपने करियर की बात की, ना मैंने करियर की बात की। मैं सीखा इनसे, मैं जिस चीज़ के लिए इन्होंने करेक्शन बोला वो इमीडिएटली उस चीज़ को करेक्शन किया, तभी ओए की इतनी मजबूती है। और डेफिनेटली सर के लिए मेरा बहुत रिगार्ड है, बहुत रिस्पेक्ट है कि उनने मेरे पे भरोसा किया। मैं एज ए जूनियर ऑफिसर ज्वाइन किया था, उस समय बहुत सारी चीज़ों का विरोधाभास था। उस परिस्थितियों में एक नए आदमी को लेके चलना जो एमटीटी रूट से नहीं आया है, उसके बाद उन्होंने जो भरोसा किया, तो मैं उनके लिए तहे दिल से सम्मान है मेरे लिए। जब भी वो रात को 2 बजे भी कोई चीज़ बोलेंगे, मैं आगे उनके साथ खड़ा रहूँगा, मेरी नई टीम के साथ खड़ा रहूँगा। जिन्होंने कंटेस्ट किया उनके लिए भी, जो हमारी टीम के ग्रुप के आपने देखा था कुछ लोग हमारे बीच से नहीं आए, चुन के नहीं आए, उसका रीज़न था कि आप समय तो दे रहे हैं लेकिन पब्लिक के साथ भी कनेक्टिविटी आपको रखनी है। तो कनेक्टिविटी जिनकी अच्छी रहेगी वो आप संस्था में रहेंगे, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। संस्था में आने के बाद संस्था को आगे बढ़ाना है, एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है, ये ध्येय होना चाहिए जो भी कमेटी चुन के आया है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर जी, महासचिव परविंदर सिंह जी। चूँकि मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र कुमार बंछोर जी की साफ सुथरी छवि, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी गतिविधियाँ, इनके जो अधिकारियों से संबंधित जो मुद्दे हैं लगातार उसे लेकर के इनके द्वारा संघर्ष किया जाता है। पहले भी मैंने कहा था कि इनकी जो दौड़ रहती है भिलाई से लेकर के दिल्ली तक महीने में 15 दिन बने रहती है, ना कि अपने व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर के, सिर्फ अधिकारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, उनके मुद्दों को सुलझाने को लेकर के। तो बंछोर जी की अनुपस्थिति में उनके जो पूरा कार्यभार है परविंदर सिंह जी द्वारा संभाला जाता है। परविंदर सिंह जी और बंछोर जी की कार्यप्रणाली को देखते हुए पिछले कई वर्षों से नरेंद्र बंछोर जी यहाँ भी जीतते आए हैं और अधिकारियों का पूरा भरोसा इन पर बना हुआ है, इन दोनों पे बना हुआ है। क्योंकि जैसा कि परविंदर सिंह जी ने कहा कि अभी इनका कार्यकाल शेष है, जिसकी वजह से चुनाव में नहीं खड़े हुए, बावजूद उसके देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से जो कार्यप्रणाली, चूंकि चुनाव के पूर्व ही हमारे द्वारा सर्वे किया गया था, कुछ अधिकारियों से या कहे लगभग 300 से ज़्यादा अधिकारियों से हमारी निजी चर्चाएं भी होती, तो सबका एक ही कहना था। चूंकि पहले बताने में वो कतराते थे कि हम किसे जिताएंगे, किसे वोट देंगे, लेकिन अंततः उनके मुंह से जाते जाते ये निकल जाता था कि नरेंद्र बंछोर ही जीतेंगे। निश्चित रूप से कार्यप्रणाली अच्छे मुद्दों को लेकर के लेना, यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी आती कि चूंकि नरेंद्र बंछोर जी, परविंदर सिंह जी अपने परिवार से एक प्रकार कहा जाए पूरी तरह से कट चुके हैं। सवेरे 7 बजे से इनकी जो कार्यप्रणाली शुरू होती है, ऑफिसर एसोसिएशन के प्रगति भवन कार्यालय में बैठने से लेकर के, अधिकारियों से मिलने से लेकर के, इनकी जो ड्यूटी है उसको पूरा करने तक के बाद से फिर शाम को 6 बजे से यहाँ पे फिर उपलब्ध अवेलेबल रहते हैं आम जनता के लिए। अधिकारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यों को लेकर के भी इनके द्वारा लगातार इनकी गतिविधि ऑफिसर्स एसोसिएशन की इस बिल्डिंग में जाती रहती। तो हमारी भी शुभकामनाएं बंछोर जी की नई बॉडी को कि आने वाले समय में अधिकारियों द्वारा जिस मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के उन पर बंछोर जी के ऊपर विश्वास जताया गया, उस मुद्दों को वो कायम रहा, उनकी समस्याओं का निराकरण करते रहे। साथ ही अधिकारियों के साथ साथ जो कर्मचारियों की भी बीएसपी की कई सारी समस्याएं हैं, उस पर भी इन्हें ध्यान दिए जाने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो हमारी शुभकामना एक बार फिर से बंछोर जी और परविंदर सिंह जी को। लोकतंत्र प्रहरी के लिए नाहिद के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।